और ये क्लास 11 के लिए है, क्लास 11 क्लास के लिए है, और ये बेस्ड है ऑन H.C. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस बुक को अच्छे से रीड आउट कर सकेंगे और उसमें जो न्यूमेरिकल है उसको भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो वेक्टर और स्केलर से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो यूनिट के साथ हम लिखते हैं 2 मीटर 4 मीटर, एंड एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स। तो इस पहले पॉइंट का जो मीनिंग है वो ये है कि फिजिक्स में जैसे हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, रेस्ट एंड मोशन में डिस्टेंस पढ़ते हैं, तो उसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कोई अगर ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हम पता करते हैं। लेकिन मान लो कि 2 मीटर ट्रैवल किया, तो ये 2 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या हो गया, यूनिट। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर के बारे में बात करेगा। इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हम जब ए से बी मूव कर रहे हैं तो किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं। और अगर एक्सिस के बारे में बात करें तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है या वाई एक्सिस में मूव कर रहा है या जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। सिर्फ अगर हमने बोल दिया कि उसने डिस्टेंस 2 मीटर ट्रैवल किया। लेकिन जब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको डिस्टेंस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन, ये तीनों आपको जानना जरूरी होता है। तो वेक्टर और स्केलर चैप्टर बेसिकली इसी के लिए है। अब अगर वेलोसिटी की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी पे पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि ये टोटल कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक, और डायरेक्शन उसका क्या है। तो ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, तो अगर ए से बी उसने पाथ को इस तरह से फॉलो किया होगा तो डिस्टेंस तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट वाला लाइन होगा। ये डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी का लेना होगा। तो स्केलर के सिर्फ ये लाइन काफ़ी है, लेकिन वेक्टर के लिए इस लाइन के साथ में एरो, और एरो का जिधर हेड होगा वो उसका डायरेक्शन कहलाएगा। The physical quantity which have magnitude and direction and which can be added according to the triangle rule are called vector quantity। तो वेक्टर क्वांटिटी में एक वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर। अब दूसरा वेक्टर अगर बी ले लें जो कि ए से थीटा एंगल पे है, तो ये एंगल बताना इसलिए ज़रूरी था कि वेक्टर का अपना एक डायरेक्शन होता है। तो अगर जिस डायरेक्शन से में ए का है अगर वही डायरेक्शन बी का होता, थीटा इक्वल टू कितना होता, 0 डिग्री। लेकिन अगर कुछ एंगल है तो 0 डिग्री नहीं होगा। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो पहले वेक्टर का इनिशियल और जो दूसरे वेक्टर उसका फाइनल, उसको मिला दीजिए, ये हो गया फाइनल ए प्लस बी वेक्टर, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर भी हम लोग प्रायः लिखते हैं। तो इस तरह से जब एडिशन होगा, अब इसमें एडिशन होकर वैल्यू क्या मिलेगा, तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, अब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है ज्योमेट्रिकल शेप का, इसका कितना लेंथ है, इसका कितना लेंथ है और इसका कितना लेंथ है। अगर ये आप पता कर लेते हैं तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट पता कर लेंगे। और डायरेक्शन क्या बोलेंगे, तो पहले वेक्टर का जो डायरेक्शन है उससे अल्फा एंगल, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से जब हम वेक्टर का एडिशन करते हैं इसको बोलते हैं ट्रायंगल रूल। अब आता है तीसरा पॉइंट कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन but does not added up according to the triangle rule, it will not be called as a vector quantity. Electric current in a wire has both magnitude and direction, but there is no meaning of triangle rule. Thus, electric current is not a vector quantity. इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें बहुत सारे जंक्शन पॉइंट होंगे। तो मान लीजिए इस जंक्शन पॉइंट पे 2 एम्पियर आया पी पॉइंट पे, और अगर यहीं से कोई और एक वायर कनेक्ट हुआ है जिसमें मान लीजिए कि 3 एम्पियर करंट आ रहा है,
तो रिजल्टेंट करंट जो है कितना होगा, 3 + 2 = 5 एम्पियर। तो इसमें ट्रायंगल रूल तो फॉलो हुआ ही नहीं, 2 एम्पियर इधर, 3 एम्पियर इधर, तो इसमें वेक्टर रूल लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसमें जबकि डायरेक्शंस भी है कि ए से पी की तरफ है, ये बी पॉइंट से पी के डायरेक्शंस भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ट्रायंगल रूल को फॉलो यहाँ पे नहीं होता है। सिंपली हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर के बारे में। Equality of vector. Two vectors representing two values of same physical quantity are called equal if their magnitude and direction are same. Thus, a parallel translation of a vector does not bring about any change. Equal vector क्या, तो बोलता है कि वेक्टर A और वेक्टर B अगर इक्वल है, इससे आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है कि मैग्नीट्यूड, हम इस तरह से मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, मतलब जो हमने अभी आपको शेप दिखाया था लेंथ और एरो, तो ये सिर्फ लेंथ को बतलाएगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा। और दूसरा जब इक्वल है इसका मतलब डायरेक्शन भी इक्वल होगा। तो अगर ए का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है तो बी भी किधर होगा, एक्स एक्सिस में ही होगा। और एक्स एक्सिस में हम जो वेक्टर का एक नोटेशन देते हैं आई कैप, और जे वाई में जे कैप, वो आगे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको बतलाएंगे। और इसीलिए जब कोई वेक्टर ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन आपको पता है एक्स में या वाई में, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ना तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन में। तो उसका जो शिफ्टिंग है, उसका जो ट्रांसलेशन है, वो कोई चेंज वेक्टर में नहीं लाएगा। अब आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ए प्लस बी, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके रिजल्टेंट का, a² + b² + 2ab cos थीटा। और ये किस तरह से हम इसको करते हैं सोल्व, तो ये हमने यहाँ पे दिखाया, एक बार फिर से मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। चलिए, ये है ए वेक्टर और इससे थीटा एंगल से कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। इस तरह से इसको लिखने का और भी तरीका है, इसको पैरेलली शिफ्ट कराएं तो यहाँ से इस वेक्टर को आप दिखा सकते हैं, बी वेक्टर को, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ एंगल होगा, और ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल शिफ्टिंग है, इसलिए यहाँ भी बी वेक्टर और यहाँ भी बी वेक्टर। उस तरह से ए को जब पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ ऐसे दिखाएंगे। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन या ज्योमेट्रिकल आपको शेप बनाना सीखना होगा। अब ये बन गया पैरेललोग्राम, अब इसमें बस ज्योमेट्री लगेगा और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो इस लाइन पे कितना 90 डिग्री बनाएगा। तो अब देख लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कितना होगा, ए वेक्टर का सिर्फ ए, जिसको मॉड ए बोलेंगे, और बी वेक्टर का ये लेंथ कितना हो गया, सिर्फ बी। ठीक है, ये थीटा है और ये बी है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा लगाएंगे ट्रायंगल में, तो कॉस थीटा इक्वल टू दिस, चलिए इसको हम लिख देते हैं ए डैश बाई बी, तो ए डैश इक्वल टू कितना हो गया, बी कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो वेक्टर है इसका एंगल किधर बन रहा है, इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में एंगल बनेगा उधर वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस के साथ आएगा, और इधर परपेंडिकुलर वाला साइन के साथ। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जब फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। अब जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या है, तो रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ के लिए ये आर है, तो इसका लेंथ पता कर लीजिए, ये पूरे रेड लाइन का। तो देख लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किया है, इससे आप पता कर सकते हैं आर का वैल्यू। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए प्लस ए डैश का स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा या बी डैश बोल दीजिए, इसका स्क्वायर इसका रूट। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको आएगा a² + b² प्लस कितना हो जाएगा, a² + b², और a डैश का वैल्यू आप रख दीजिए b cos थीटा और इसको सोल्व कर दीजिए।
एक्चुअली बी स्क्वायर जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से, और 2ab कॉस थीटा ये आएगा, और इनका स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। ये हो गया आर का वैल्यू, या इसी को बोलेंगे मोड ऑफ ए प्लस बी दैट इज आर। और कितना एंगल पर रिजल्टेंट हुआ, तो ये एंगल अल्फा बोल देंगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस रिजल्टेंट आप, तो एक बार थ्योरेटिकल समझ में आ गया तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस तरह का फॉर्मूला आप यूज कर पाएंगे आसान से। तो एंगल भी पता चल गया। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई ए नंबर। ए वेक्टर है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मैग्नीट्यूड में सिर्फ चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर निगेटिव क्वांटिटी है, निगेटिव न्यूमेरिकल्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी में जो नया वेक्टर बी बना उसमें क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड जितना राइज करेगा के टाइम्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो जैसे हम a प्लस बी किए तो a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी। अब b वेक्टर यहाँ पे नहीं है, माइनस बी वेक्टर है, तो देख लीजिए अगर b वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया तो माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक इसके अपोजिट इधर। तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर और ये वाला हो गया बी वेक्टर। लेंथ दोनों का बराबर होगा, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, तो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ गया। अब इस डायरेक्शन में चेंज आने से देखिए क्या होता है कि ए वेक्टर ये था और इससे बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल। लेकिन जब माइनस बी करेंगे तो ये क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब देखिए दोनों के बीच एंगल क्या होगा, तो ए वेक्टर अब इधर हो गया और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इधर हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे जो थीटा है उसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे, इनके बीच का एंगल। थीटा है तो थीटा, लेकिन अगर ए और बी के बीच थीटा होगा तो ए और माइनस बी के बीच कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल यूज करेंगे। और उसी तरह से रिजल्टेंट जो इसका होगा इनके बीच से आएगा, ये रिजल्टेंट ये इस तरह से आएगा। कैसे, तो यहाँ पैरेलली आप इस वेक्टर को लेंगे, फिर इस वेक्टर को लेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको पता चल जाएगा कि जो रिजल्टेंट है ए से कितना एंगल पे है, अल्फा एंगल पे। तो फिर यहाँ से tan अल्फा निकाल पाएंगे, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसमें थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 180 माइनस थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट में वेक्टर को हम ब्रेक करते हैं, ये उस पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए इसमें कैसे करेंगे, बताते हैं आपको। तो हम यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए मान लीजिए, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो ये कंप्लीटली जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में तो है नहीं, तो वेक्टर का कुछ न कुछ प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे आपको मिलेगा। अब प्रोजेक्शन कैसे पता चलेगा, तो इस पे हेड से और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो शैडो बनेगा, ये जो शैडो का लेंथ होगा वही होगा इसका ए वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, जिसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। तो हम एक्स एक्सिस में रिजोल्व करेंगे और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में हम रिजोल्व करेंगे। तो कितना लिख जाएंगे इधर, ए कॉस थीटा, जिधर एंगल बने उधर हमेशा कॉस लगाइएगा, और इसके परपेंडिकुलर में साइन लगाइएगा, ए साइन थीटा। तो अब जो ए वेक्टर है उसको हम क्या लिखेंगे, अगर इधर मान लीजिए इधर अल्फा एंगल था तो हम क्या लिखेंगे, साइन को भी काट के ए कॉस अल्फा, जैसा कि हमने यहाँ पे अल्फ़ा लिख सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा और बीटा अगर हमने लिखा है तो वो इसलिए कि थीटा के जगह पे और अल्फ़ा के जगह पे हमने यहाँ पे मान लिया कि ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है एक्स के साथ और वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो ए कॉस अल्फ़ा और ए कॉस बीटा। अब इस तरह से लिखेंगे ए कॉस अल्फ़ा आई एक्स में और ए कॉस बीटा एक्स में। तो सिंपली यही है कि जिससे एंगल बनाएगा वेक्टर
उसके तरफ जो प्रोजेक्शन होगा ए कॉस थीटा, और ये एक्चुअली उस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट है, इसका एक कंपोनेंट है। तो ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग गिवन डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर को आप लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट और जेड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट। और एक्स में है तो डायरेक्शन क्या देंगे, आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप। इस तरह से बी वेक्टर को बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के आप लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, तो जो जो आई में है वही ऐड होगा, आई और जे के साथ ऐड नहीं होगा। इसका मतलब ए एक्स और बी एक्स ऐड होंगे और आई कैप लिखेंगे, फिर ए वाई बी वाई ऐड होगा और जे कैप लिखेंगे, और ए जेड और बी जेड ऐड होगा और के कैप लिखेंगे। एक्स वाई और जेड, तो एक्स में हम यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं हमेशा, और वाई में जे कैप और जेड में के कैप। और यूनिट वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1, 1 मीटर 2 मीटर 1, और डायरेक्शन तो पहले ही इसको असाइन किया गया है एक्स एक्सिस। ये सारी यूनिट वेक्टर है। और एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो जेड वाला कंपोनेंट हमारे पास नहीं होगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, एक्स वाला कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट ए एक्स बी एक्स आई, ए वाई बी वाई जी, इस तरह से लिखेंगे। और एंगल कितना होगा, तो जो एक्स एक्सिस है उसके साथ ही एंगल होगा, तो बाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। तो बाई कंपोनेंट कितना है, ए वाई बी वाई डिवाइड बाई ए एक्स बी एक्स। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसके नाम से ही पता चलता है। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बी वेक्टर। लेकिन वेक्टर में जो मल्टीप्लिकेशन है दो तरह का, एक डॉट और दूसरा क्रॉस, तो उसी से इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इसका फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए इधर है, बी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। या कहें कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी, ए बी कॉस 0, तो सिर्फ ए बी हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल 0 है तो सिर्फ ये। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आफ्टर प्रोडक्ट जो वैल्यू मिलता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है तो मैग्नीट्यूड दोनों में बराबर ही होगा। ए डॉट बी प्लस सी करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, ए एक्स आई ए वाई जे और एस जेड के, ठीक है। और बी को बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट बी, तो सारे कंपोनेंट का बारी बारी से लिखेंगे, तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, सारे लिख लेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो इनका मल्टीप्लाई हो ही रहा है, साथ में यूनिट वेक्टर भी डॉट प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। तो आई डॉट आई, तो दोनों के एंगल 0, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1। लेकिन आई डॉट जे, ये है आई और ये है जे, दोनों के बीच एंगल कितना का है, ये है जे, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का है। तो आई डॉट जे में cos 90 जब आएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा, 0। मतलब अगर आई डॉट आई है तब तो 1 है, जे डॉट जे तब भी 1 है, के डॉट के तब भी 1 है। लेकिन आई जे आई के, इस तरह से जब दोनों अलग अलग हैं, आई के में 1, जे में भी 1 होगा, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, ये सब 0। तो इसका आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगा ए डॉट बी का ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। इसमें डायरेक्शन नहीं आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, तो सिर्फ एक्स एक्स कंपोनेंट, वाई वाई कंपोनेंट, जेड जेड कंपोनेंट ये आएगा। अब कहता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर का जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें होता है फॉर्मूला ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी पे, ए क्रॉस बी पे, मतलब इधर ए है और इधर बी है,
तो जो एन कैप है वो क्या होगा, इन दोनों पे परपेंडिकुलर। तो ए से बी की तरफ आप अपना फिंगर रोटेट करेंगे, ए क्रॉस बी, तो थंब जो है अपवर्ड में जाएगा। यही हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, जिसको हमने एन कैप दिखाया है। तो राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन पता करेंगे। जैसे यहाँ से देखिए, ये है ए और ये है बी, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो आप फिंगर इधर से इधर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में, तो थंब जाएगा अपवर्ड में। ये आपको एन कैप का डायरेक्शन है, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, इस तरह से। अब अगर ए इधर है बी इधर है तो फिंगर तब भी अपवर्ड में जाएगा, लेकिन ए वेक्टर इधर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इधर से इधर रोटेट करेंगे, फिंगर डाउन में जाएगा। तो इस तरह से हम दिखाते हैं डॉट करके, एन कैप का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा, चूंकि इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। ए क्रॉस और बी प्लस सी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ए बी ए सी लिखेंगे, बीच में प्लस आएगा डिस्ट्रीब्यूटिवली। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं कि ए वेक्टर को ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, तो इनको ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा फाइनली सोल्व करने के बाद, जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया था, तो आई क्रॉस जे आई क्रॉस के। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का देख लीजिए कि आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, के मिलेगा आपको, और जे क्रॉस के करेंगे तो आई, के क्रॉस आई करेंगे तो जे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ये साइक्लिक रूल फॉलो करता है। मतलब इधर आई और जे है तो आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के मिलेगा यहाँ पे डाउनवर्ड में, और आई क्रॉस जे वेक्टर, और ये आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के, तो थंब आपको जे की तरफ आएगा, इसलिए आई क्रॉस। लेकिन ध्यान रखें साइकिल में आई जे और के, साइकिल में चलेंगे तब आई जे के मिलेगा, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के मिलेगा। तो साइकिल आप मेंटेन करेंगे तो प्लस में मिलेगा, लेकिन साइकिल मेंटेन नहीं करेंगे तो यही वैल्यू माइनस में मिलेगा। आई जे का वैल्यू मिलेगा के, लेकिन आई और जे रहेगा तब के, जे और आई रहेगा तो माइनस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई, ये ध्यान रखिएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर का, तो कंपोनेंट के फॉर्म में क्या आएगा, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई आई कैप, और ए जेड बी एक्स और ए एक्स बी जेड जे कैप, और ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स के कैप। आप इसको याद तो रख नहीं सकते हैं, तो ए क्रॉस बी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखिएगा आई जे के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और पहले ए का कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी का कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरह से आप लिखेंगे। तो देखिए इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से, तो पहले आई से ये लाइन खींच दिया अपवर्ड डाउनवर्ड, तो आपको बचा क्या, ए बाई बी जेड, इस तरह से बचा। अब इसके ऊपर में प्लस साइन लिखेंगे, माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट में ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो आई कैप लिख देंगे सबसे पहले, और ए बाई बी जेड लिख देंगे, और उसके बाद जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे उससे पहले माइनस सिंबल डालेंगे और ए जेड बी वाई लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ अब अगली बार में क्या आएगा, जे आएगा, तो जे से इस तरह से दो लाइन खींचेंगे तो आपको बचेगा ए एक्स बी जेड, लेकिन स्टार्ट करेंगे माइनस, ये माइनस है तो माइनस जे लिखेंगे, और ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, इस तरह से। फिर आपको अब आ गया, अब हमारा अब किसकी बारी आ गई, के कैप की, ऐसे करेंगे तो ए एक्स बी वाई और माइनस, अब देखिए ये प्लस था तो प्लस क्या आएगा, के कैप आएगा, और ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये लिखेंगे। तो इस तरह से ये और ये दोनों एक ही है, गौर से आप देखेंगे तो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप क्रॉस प्रोडक्ट को इजीली याद रख सकेंगे। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो जब भी, अभी मैंने बताया इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करें
तो आप इसको कर लेंगे। आई जे के ये मैंने आपको बता ही दिया कि एंटी क्लॉकवाइज में आप इसको रोटेट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू याद रखेंगे। अब आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन जीरो, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, जीरो। तो इस तरह से जो क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें डायरेक्शन ए और बी का परपेंडिकुलर लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। दो वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब, तो ए प्लस जीरो करेंगे तो ए वेक्टर मिलेगा। जीरो वेक्टर डालने से कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन ए का रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। ए क्रॉस जीरो करेंगे तो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा और डायरेक्शन ए का परपेंडिकुलर होगा। और कोई जीरो वेक्टर है उसमें आप कोई लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो वो जीरो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं हम एक न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ओ ए ओ बी एंड ओ सी, इनका रिजल्टेंट, रेडियस ऑफ द सर्किल आर दिया हुआ है। तो इसका रिजल्टेंट निकालने का एक तो तरीका क्या है कि तीनों वेक्टर को ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर और प्लस ओ सी वेक्टर को ऐड कर दीजिए, कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दें। तो हम कहते हैं कि इधर एक्स कंपोनेंट है और इधर वाई कंपोनेंट है। अगर इस तरह से ब्रेक करके भी लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए ओ ए मतलब कितना हो जाएगा, तो ये तो रेडियस है आर, तो इसको आर लिख दीजिए। और एक्स में है कम्प्लीटली ओ ए, तो ये कितना लिख सकेंगे आप, आर आई कैप। प्लस ओ बी कितना है, तो ये 45 में ब्रेक होगा, एक होगा आर कॉस 45 आई कैप, इसका दूसरा कंपोनेंट होगा आर साइन 45, इधर भी 45 दे रखा तो कॉस 45 लिख सकते हैं जे कैप, और प्लस ओ सी कितना है, आर ऑफ जे कैप में। अब देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा, तो आई ये हो गया 45 1/√2, तो आर प्लस आर वाई √2, ये आई कैप हो गया, और प्लस ये भी वही हो गया, आर प्लस आर वाई √2 जे कैप हो गया। तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, तो इनके स्क्वायर का रूट होगा, तो दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम ही है। मान लो ये आर नोट, ये भी आर नोट है मैग्नीट्यूड में, तो कितना हो जाएगा, आर नोट स्क्वायर प्लस आर नोट स्क्वायर, इसका रूट कितना हो जाएगा, 2r0 स्क्वायर का रूट, मतलब r0 √2, यही हो गया आंसर। और आर नोट का वैल्यू आप क्या रखेंगे, आर कैपिटल आर और आर वाई √2, और इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो आर हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से मिल जाएगा √2 + 1, ये हो गया रिजल्टेंट का। और डायरेक्शन किधर हो गया, तो बाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट का करिए यहाँ पे tan अल्फा, तो ये देगा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल। तो बाई कंपोनेंट कितना है, आर प्लस आर वाई √2, और एक्स कंपोनेंट क्या है, आर वाई √2। ये दोनों एक ही है, कट के कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब अल्फा बराबर 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये जो आया डायरेक्शन वो बेसिकली क्या है, ओ बी। तो ये हो गया रिजल्टेंट जो है 45 डिग्री, दैट इज अलोंग ओ बी, ये हो गया। और इसका एक दूसरा, ये तो बता दिया, दूसरा क्या है कि आप गौर से देखिए इसमें कि ओ ए है और ओ सी है, दोनों इक्वल है, दोनों 90 पे है, तो इनका रिजल्टेंट इसके बीचों बीच मिलेगा, मतलब ओ बी की साइड ही मिलेगा। और एक और वेक्टर ओ बी भी इसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ओ बी। ये क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड देखिए, ये और ये इक्वल है, आर और आर है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर आर स्क्वायर। दो जब इक्वल हों तो सिंपली उनका आप ये इस तरह से और इस तरह से ट्रायंगुलर बनाएंगे, तो ये वेक्टर ये वेक्टर, ये आर ये भी आर, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, तो आर √2 हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, और इधर एक वेक्टर और आपका क्या है, वो भी आर है, तो आर √2 + आर हो गया इसका मैग्नीट्यूड, मतलब √2 + 1, और डायरेक्शन अलोंग ओ बी। तो ध्यान रखिएगा कोई भी दो वेक्टर हो, अगर दोनों इक्वल है और 90 पे है तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसको बीच बीच, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो राइट एंगल का रूल फॉलो करेंगे, r√2। ए वेक्टर है ए वेक्टर है तो a√2, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से आप ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो आप बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे वेक्टर के क्वेश्चन।
और दूसरा कंपोनेंट के फॉर्म में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं कमेंट में। आप कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।